नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजनी तिवारी आज बात करने वाली हूँ महादेवी वर्मा की पुस्तक पद के साथी के रेखाचित्र संख्या 6 श्री सियाराम शरण गुप्त जी के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले के वीडियोज़ में क्रमवार मैंने 5 अन्य जो साहित्यकार हैं उनके रेखाचित्र प्रस्तुत किए थे, जिनमें थे मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। आज मैं बात करूंगी सियाराम शरण गुप्त जी के विषय में। अगर आप उन 5 वीडियोज़ को भी देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ मैंने लिंक शेयर किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं आज सियाराम शरण गुप्त जी के विषय में। महादेवी जी ने श्री सियाराम शरण गुप्त के हट पर अवस्था में उनसे छोटे होते हुए भी जीजी बनकर उन्हें अनुजता के जिस सोपान पर अधिष्ठित कर दिया, उससे वे कभी रंच मात्र भी इधर से उधर नहीं खिसके। कहने का मतलब यह है कि सियाराम शरण गुप्त जी आयु में महादेवी जी से बड़े थे, किंतु फिर भी वे चाहते थे कि महादेवी जी उनकी दीदी अर्थात जीजी बने, इसीलिए और वह उनके छोटे भाई अनुज बने, और उन्होंने उन्हें इस पद पर प्रतिष्ठापित भी किया। और महादेवी जी ने भी आजीवन इस पद को सम्मान पूर्वक ग्रहण किया। उनका यह संयम उस जल के समान है जिसे किसी रंध्र से उष्णता न मिलने पर बर्फ बन जाना पड़ता है, और तब उसकी वही फिरने वाली तरलता को हथौड़ों की चोट भी कठिनता से भंग कर पाती है। मित्रों, मैं यहाँ पर एक प्रश्न मेरे पास आया था किसी बच्चे का, उसको भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। बच्चे ने प्रश्न किया था कि रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कम से कम शब्दों में, ताकि वीडियो छोटा रहे। किसी साधारण अथवा विशिष्ट व्यक्ति की किसी भावनापूर्ण एवं संवेदनशील स्मृति के प्रत्यक्षीकरण को संस्मरण कहते हैं। दूसरी तरफ रेखाचित्र में भी किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की स्मृति से प्रभावित होकर उसकी चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण किया जाता है। लेकिन एक खास बात यह है कि महादेवी वर्मा जी जो लिखती हैं उसमें रेखाचित्रों में भी संस्मरणों का पुट आ जाता है और संस्मरणों में भी रेखाचित्र का पुट आ जाता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि महादेवी वर्मा जी एक लेखिका, एक साहित्यकार के साथ साथ एक बहुत सुंदर चित्रकार भी थी। इसीलिए उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो रेखाचित्र हैं, वह बोलते प्रतीत होते हैं। उनमें भी चित्रात्मकता हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें संस्मरण और रेखाचित्र की, तो दोनों में बड़ा ही बारीक सा अंतर होता है। अधिकांशतः संस्मरणों में आत्मकथन और रेखाचित्रों की अपेक्षा अधिक होता है। आत्मकथन मतलब स्वयं से कही गए कथन। रेखाचित्र अपने संबंध में प्रायः मौन ही रहता है, पर महादेवी जी के रेखाचित्रों में तो आत्मकथन स्थान स्थान पर आया है। रेखाचित्र का नायक अप्रसिद्ध, दीन, उपेक्षित व्यक्ति भी हो सकता है, परंतु संस्मरण प्रायः प्रसिद्ध व्यक्तियों के ही लिखे जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक बात और है कि जो पद्य सिंह शर्मा हैं, उनको इस परंपरा का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक और गुजारिश आपसे है कि प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देखने वाले नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप सीधे जुड़ जाते हैं साहित्य सृजन के साथ, जो आपको ले जाता है साहित्य और सृजन की एक ऐसी दुनिया में जहां पहुंचकर आप हिंदी साहित्य को और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और लाभान्वित भी हो पाते हैं। सियाराम शरण जी की जन्म तिथि भाद्र पूर्णिमा है, यानी भादों के महीने की पूर्णिमा की तिथि है, जब आकाश अपनी बादलों की गीली जटाएं निचोड़ता रहता है और धरती वर्षा मंगल के पर्व स्नान में भीगती रहती है। नाटे का दुर्बल शरीर, छोटे और कृश पर लंबे उलझे रूखे से बाल, लंबाई लिए सूखे मुख, होंठ और विशेष तरल आँखों के साथ सियाराम शरण जी ऐसे लगते थे मानो ठेठ भारतीय मिट्टी की बनी पकी कोई मूर्ति हो, जिसकी केवल आँखों में ही एक स्निग्ध तरलता है। कहीं कपड़ों का भार इस क्षीण शरीर से अधिक न हो जाए, शायद इसलिए शरीर पर कम से कम वस्त्र धारण करते थे। क्षीण मतलब कमजोर। ठीक,
परिवार में केवल चारुशिला शरण जी को छोड़कर सब इनसे बड़े हैं, फिर भी उन्हें सबका विश्वास एवं प्रेम प्राप्त हुआ। इनका शारीरिक स्वास्थ्य बाल्यावस्था से ही अच्छा नहीं रहता था, परंतु वे कुशाग्र बुद्धि और जिज्ञासु कम नहीं थे। कुशाग्र मतलब तीव्र बुद्धि, जिज्ञासु यानी जानने की इच्छा रखने वाला। किशोर होते होते इनका विवाह हो गया और तरुणावस्था में ही श्वास रोग ने इन्हें आ घेरा। इसके उपरांत थोड़े थोड़े समय के अंतर से इनके कई बालक नहीं रहे, अर्थात संतान का विछोह भी इन्होंने सहन किया। फिर पत्नी ने भी चिरविदा ले ली और पत्नी की मृत्यु हो गई। संतान रहित होते हुए भी और विवाह योग्य होते हुए भी इन्होंने पुनः विवाह सूत्र में बंधना स्वीकार नहीं किया। कदाचित अपनी बाल संगिनी पत्नी को अपने हृदय का समस्त स्नेह ऐसी निष्ठा के साथ समर्पित किया था कि उसे लौटा लेना दोनों लेने वाले और देने वाले का अपमान बन जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि यह दोबारा कभी भी विवाह के लिए स्वयं को तैयार कर ही नहीं पाए। मिडिल पास करने के उपरांत वे आगे न पढ़ सके, परंतु हाई स्कूल, इंटर, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि खाइयों के पार जो सरस्वती बैठी थी उसके चरण तक उन्होंने अपनी विनय पत्रिका बुद्धि के तौर में बांधकर न जाने कैसे पहुंचा दी। उनके ऐसे ज्ञान भंडार को देखकर तो यही निर्णय करना पड़ता है कि इन खाइयों में वर्षों डूबते उतरते रहना व्यर्थ है। तात्पर्य यह है कि वे केवल हाई स्कूल मिडिल पास किया उन्होंने, आगे की पढ़ाई ना हाई स्कूल, इंटर, कॉलेज कुछ नहीं कर पाया, लेकिन बुद्धि और साहित्य के प्रति ज्ञान उनका इतना प्रबल था कि कोई मान नहीं सकता कि उन्होंने इस तरह से कोई भी विद्यालयी पढ़ाई ना की हो। जैसे मूल्यवान विजातीय द्रव्य छिपाने वाला शरीर आहत होने के अतिरिक्त और कोई महारता नहीं पाता, वैसे ही स्वभाव के अनमिल रहकर कोई उदांत विचार या भाव हमारे मानसिक जगत को समृद्ध नहीं करता। सियाराम शरण जी ने इस सत्य को विचार जगत में ही नहीं व्यवहार जगत में भी परखा है। उन्होंने जिसे सहसा योग्य माना उसे अपने संपूर्ण अस्तित्व निवेदन के साथ अंगीकार किया और जिसे अपने अस्तित्व में मिलाना उचित नहीं समझा उसके विश्वास अस्तित्व समर्पण को भी अस्वीकार किया। महात्मा गांधी जी से उनका निकट का संपर्क रहा था और कवि रविंद्र के साहित्य का उन्होंने गहन अध्ययन किया था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर। इसी से एक ओर वे महान कवि बने, दूसरी ओर एक महान साधक। अपने अग्रज की छाया को उन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ स्वीकार किया, पर उसके अंतराल से आकाश पाने का ऐसा रंध्र निकाल लिया जिससे प्रत्येक प्रभात की किरण उन्हें नवीन कोण से स्पर्श करती है और प्रत्येक संध्या नया रंग डालती है। उनके विचार साहित्य साधना में कहीं अनुकरण नहीं और कभी कभी तो वे अति परिचित तथा अति साधारण वस्तुओं तथा घटनाओं का ऐसा वर्णन करते हैं कि सुनने वाला विस्मित हो जाता। वे परिग्रहहीन हैं, उन्हें निरंतर रोगों से जूझना पड़ा है और वे सत्य के खोजी रहे हैं। ये तीनों ही परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें मनुष्य के कटु विरक्त या उदासीन होने की संभावना रहती है, परंतु सियाराम शरण ने अपनी बाधाओं से संघर्ष कर ऐसी विजय प्राप्त की जैसी एक मूर्तिकार किसी अनगढ़ और कठिन शिला पर और एक गायक अनमिल स्वरों पर करता है। तात्पर्य यह है कि लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद भी उनका मन कभी कड़वा नहीं हुआ, विरक्त नहीं हुआ और उदासीनता ने तो मानो उन्हें छुआ ही नहीं। वे सभी बाधाओं को पार करते रहे, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक मूर्तिकार एक कठोर पत्थर को तराश कर भी मनचाही मूर्ति का निर्माण कर लेता है। वे पहले कवि हैं, फिर उपन्यासकार तथा निबंधकार, यानी उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। अतः कवि के सब वरदान उनके हैं, यानी वे गद्य और पद्य दोनों में सिद्धहस्त थे। अक्सर क्या होता है, जो कविताएं लिखता है उसका गद्य में हाथ तंग होता है। ठीक है, बड़े बड़े कवियों में भी ये बात देखी गई है। जैसे निराला जी थे, बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन गद्य में उतने सिद्धहस्त उनको हिंदी ने नहीं माना। हालांकि हम ये मानते हैं कि वो दोनों में निपुण थे। ऐसे कई कवि हुए हैं, जैसे महादेवी वर्मा हैं, वो भी गद्य और पद्य दोनों में सिद्धहस्त हैं, और कई नहीं भी होते हैं, जैसे पंत जी हैं। निराला जी को तो हम फिर भी गद्य पद्य में सिद्धहस्त कह सकते हैं, लेकिन पंत जी का गद्य से ज़्यादा पॉपुलर पद्य हुआ है।
अस्वस्थ की वह खींच जो कर्म संकुल जीवन से उनके अलगाव की सूचना है उनके पास कभी न फटकी। उन्होंने सदैव जीवन के कोलाहल में बैठकर रोग को चुनौती दी। इसी से उनकी सहानुभूति की सजलता में आत्मविश्वास की दीप्ति थी। उनकी उच्छल सरलता के नीचे जो दृढ़ता की चट्टान है उसका पता तो किसी मानसिक द्वंद्व के अवसर पर ही चलता था। वे ऐसे पथिक थे जिनका ध्यान पथ के कांटों और पैर के चोटों की ओर न जाकर गंतव्य में केंद्रित रहे। जीवन के लक्ष्य को निकट लाने के लिए ही वे अपनी सांसों का प्रयोग करते रहे। ऊर्ध्वगामी होने के कारण वे सदैव हमारी दृष्टि का केंद्र रहेंगे। उनका साहित्य पंख का कमल न होकर दुग्धोज्जल चरित्र का स्वच्छंद परिचय है। अंत में महादेवी जी ने बहुत सुंदर पंक्तियों से इस रेखा चित्र को समाप्त किया है। उन्होंने कहा है कि सियाराम शरण गुप्त जी का जो संपूर्ण साहित्य है वह पंख का कमल अर्थात कीचड़ में उत्पन्न हुआ कमल न होकर दुग्धोज्जल दूध के समान उज्जवल है, यानी जो प्रारंभ से ही चमकदार है और वह उनके चरित्र के समान स्वच्छ है। तो इस प्रकार आज का हमारा ये रेखा चित्र समाप्त होता है जिसमें हमने बात की थी सियाराम शरण गुप्त जी के विषय में। तो मैं उम्मीद करती हूँ यह आपके लिए उपयोगी सिद्ध रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रोचक और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट लाते रहेंगे। आप लोगों से बस यही मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लगते हैं और यह आपके लिए कितने उपयोगी सिद्ध हुए, ये प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और 2 लोगों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।